नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल वंश का पार्ट 2, जिसमें हम लोग अकबर से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अकबर का जो शासनकाल रहा वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालानौर में। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1576 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए हुए था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में को आमेर का राजा भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में 1562 ईस्वी को उसने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसी राजपूत राजकुमारी से जो है शहजादे सलीम जहांगीर का भी जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन कछवाहा राजा। अगला प्रश्न है आपका, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदम खां को। महाम अनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। मेवाड़ राज्य में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्र सेन।
1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने माद्राजोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। रावचंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 को उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। तो आपका इसलिए बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडला की। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खान को गोंडवाना में राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला, जो कि वर्तमान में जबलपुर जिले में है, के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहजादा सलीम के कारण। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार बीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने बीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः जो है आपका अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम की भूमिका थी उसमें, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। पहला है यानी कि ये दिया गया है आपका मनसबदारी प्रथा, बी है धार्मिक नीति, सी है आपका भू राजस्व व्यवस्था, डी है सामाजिक सुधार। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ए बी सी डी जो है सभी सही हैं, यानी कि मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण है। मुगल शासन व्यवस्था को जो स्थापित करने का श्रेय जो है अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बना। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिए। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में जो है आपका चारों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ए बी सी डी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर को। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतः जो है वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी जो है वह समान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को जो है एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है। पहला दिया गया है क्षेत्रों को जीतने के लिए, दूसरा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तीसरा है न्यायिक प्रशासन के लिए, चौथा है उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, अकबर को जो है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। धार्मिक कट्टरता जो है यहाँ गलत होगा, यानी कि 1, 2, 3 से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनसबदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द जो है फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा और मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलिया से। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली काफ़ी हद तक नवीन थी, फिर भी जो है यह मंगोल से जो है मिलता जुलता था। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली जो है प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580 में आईने दहसाला, जो कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो था वह टोडरमल था। इसी कारण इसे जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दहसाला।
अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित थे किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालगुजारी सुधारों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की कड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध जो है टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त हैं और अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता जो है वह टोडरमल ही थे और ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी, उनके सहायक थे। तो इसे जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की कड़ी थी? तो वह था टोडरमल। और अगला क्वेश्चन आपका, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो अभी हम बताए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, टोडरमल के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1582 में। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या जिसको दीन इलाही कहा जाता है की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित जो था वह अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी? तो 1582 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो इनमें से जो है कोई ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। यदि सही होगा, यदि नाम रहेगा मोहसिन फानी, तो वो आपका सही हो जाएगा, मोहसिन फानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का जो है उन्होंने आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था उसे इबादत खाना कहा जाता था। और इबादत खाने का जो निर्माण हुआ था वह 1575 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबरी महल। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थीं, जिनमें जो है जोधाबाई महल, पंचमहल, उसके बाद जो है सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि जो है प्रमुख है। अकबरी महल जो है वह आगरा किले में स्थित है। तो जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो अकबरी महल कहाँ है? तो है आगरा किले में है। बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल है फतेहपुर सिकरी में है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था तथा मीरट मिर्जा ग्यास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई और 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया नया जिसको पंथ कहा जाता है, पंथ प्रवर्तित किया। और अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, जिसको सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा कहा जाता है, कि अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, यानी कि राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। और अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर दिया गया कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये सही है आपका। और कारण जो दिया गया कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि एक कथन जो है वह सही है, कारण आर वह गलत है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अकबर ने जो है गुजरात विजय के दौरान 1572-73 में ईस्वी में जो है की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के जो है इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार हैं ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। यदि ब्राउन का मत मान लें तो आपका यहाँ जो है सी विकल्प जो है सही हो जाएगा कि ये सही है, यानी कि 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। वैसे जो है आपका ये क्वेश्चन विवादित है, तो ऑप्शन के अनुसार इसे जो है आप सी विकल्प सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजे का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद और मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्याति शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं जो है वह अनपढ़ था। और अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। आगरा से जो है 23 मील की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक एक गांव स्थित था। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर प्रायः सीकरी जाया करता था। और अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में से जो है सब आपका यही है। यहाँ स्थित जो है प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल,
खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि जो है। और तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला प्रश्न है आपका, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। और ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। ये अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था और जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है और जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी और किंतु निर्माण जो है वह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती गई हैं। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में यह जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। तो एक तरफ जो है सम्राट दिया गया है, दूसरी तरफ उनका मकबरा। तो ये दिया गया आपका बाबर का मकबरा जो है, तो यह काबुल में है और बाबर का जो शासनकाल रहा वह 1526 से लेकर 1530 तक रहा। बी है आपका अकबर, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है और अकबर का शासनकाल जो रहा वो 1556 से लेके 1605 तक। नेक्स्ट आपका जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में है और जहांगीर का शासनकाल जो रहा 1605 से लेके 1627 तक। और डी है आपका शाहजहां, तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है और शाहजहां का शासनकाल जो रहा है वो 1627 से लेकर 1658 तक, 1658 है। तो आप देख सकते हैं ए का जो है आपका हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं 3 4 1 2 यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं बाबर का जो है मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, आप सभी लोगों को पता है। और हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है और अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में है और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि विकल्प बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैजी। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। तो विकल्प आपका डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी तथा फैजी के द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया था। तो नाम पूछेगा तो हो जाएगा आपका रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो देखिए क्वेश्चन वही है आपका, तो बी जो है आपका ऑप्शन से हो जाएगा रज्मनामा। और बदायूनी ने जो है रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया है, और फैजी ने जो है लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो ये भी पूछा जाता है आपका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो अभी हम बताए हैं जो है वह रज्मनामा कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अबुल फजल ने जो है आपका कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और फैजी ने जो है वह लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सेम क्वेश्चन जो है आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में जो है के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची जो है आईने अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीर का मुहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहु सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरि विजय सूरी। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दसवंत। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम जो है अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दसवंत जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था, और दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, और भारत में उस समय अकबर जो जिसका शासनकाल रहा है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक जो है का शासन था, और एलिजाबेथ फर्स्ट का काल जो रहा है 1533 से लेकर 1603 ईस्वी तक। तो एलिजाबेथ के समय जो भारत का शासक था वह अकबर था।
अगला क्वेश्चन है आपका जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। और अगला प्रश्न है आपका, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। राल्फ फिंच यह 1583 से 1591 तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं शताब्दी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो वह राल्फ फिंच था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका जजिया की समाप्ति, दूसरा इबादत खाना का निर्माण, तीसरा है महजर पर हस्ताक्षर और चौथा है दीन इलाही की स्थापना। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका जजिया की समाप्ति, तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 ईस्वी में की थी। और दूसरा आपका इबादत खाने का निर्माण, तो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने जो है इबादत खाने के निर्माण की स्थापना की थी। और तीसरा आपका महजर पर हस्ताक्षर, तो यह 1579 में मजहर की घोषणा अकबर द्वारा की गई थी, 1579 है ये। और चौथा है आपका दीन इलाही की स्थापना, तो दीन इलाही की स्थापना जिसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। सॉरी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए फिर से देखते हैं। जजिया की समाप्ति, तो यह 1564 हो जाएगा आपका। और इबादत खाने का निर्माण ये हो जाएगा आपका 1575। और तीसरा आपका महजर पर हस्ताक्षर, तो यह 1579 हो जाएगा आपका। चौथा है दीन इलाही की स्थापना 1582। तो आपको क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो आप देख सकते हैं 1564, 1575, 1579 और 1582 ये सभी क्रम से दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया किस वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। 1572 में जो है सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा और दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने की तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। और टोडरमल पराजित होने के बाद जो है दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही जो है, आज हम लोगों ने देखा जो है मुगल वंश में अकबर से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके बाद जो हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।